सोचो एक ऐसा देश जहां बच्चे स्कूल की घंटी नहीं एयर स्ट्राइक्स की आवाज सुनकर बड़े हो रहे हैं, जहां हॉस्पिटल तक पहुंचना भी एक रिस्क हो, जहां खाना पानी और मेडिसिन सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं बल्कि प्रेशर टूल्स बन चुके हैं। ये सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये मिडिल ईस्ट का सबसे साइलेंट, सबसे इग्नोर्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल है। और सबसे शॉकिंग बात, इस वॉर का कनेक्शन सिर्फ यमन तक लिमिटेड नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंक सऊदी अरेबिया, ईरान, अमेरिका और ग्लोबल ऑयल रूट्स तक जाता है। यमन का नाम शायद हेडलाइंस में कभी कभी आए, लेकिन इसका इम्पैक्ट रेड सी से लेकर इंडियन ओशन तक महसूस होता है। आज हम समझेंगे कि यमन सिविल वॉर कैसे शुरू हुई, कौन किसके खिलाफ है, कैसे ये रीजनल प्रॉक्सी वॉर बना और क्यों ये कन्फ्लिक्ट आज भी एंड नहीं हो रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये वॉर 2015 से चल रहा है तो दुनिया ने इसे सॉल्व क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम सिर्फ लोकल है या फिर ये उन वॉर्स में से है जहां पावरफुल कंट्रीज को इंस्टेबिलिटी से भी फायदा मिलता है? जब एक देश वीक हो जाता है तो क्या वो सिर्फ अपनी गलती से गिरता है या फिर बाहर की पावर्स उसे धक्का भी देती है? यमन की कहानी सरफेस पर सिंपल लग सकती है, लेकिन अंदर जाओगे तो ये पावर, इनसिक्योरिटी, रिलीजन, जियोग्राफी और सर्वाइवल का एक कॉम्प्लिकेटेड पजल है। और इसी पजल को आज हम लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। यमन मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक रहा है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी अनस्टेबल रही। 20th सेंचुरी में यमन दो अलग अलग कंट्रीज था, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। नॉर्थ ज्यादा ट्राइबल और ट्रेडिशनल सिस्टम पर बेस्ड था, साउथ पर मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस था और उसे सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिलता था। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों साइड्स अलग आइडियोलॉजीज फॉलो कर रहे थे। 1990 में दोनों यूनिफाई हुए, ऑफिशियली एक कंट्री बन गई, लेकिन यूनिटी का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता। पावर शेयरिंग पर ट्रस्ट नहीं था, इकोनॉमिक गैप था, ऑयल रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ट्राइबल लॉयल्टीज नेशनल आइडेंटिटी से ज्यादा स्ट्रांग थी। फिर 1994 में सिविल कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें नॉर्थ ने कंट्रोल मेंटेन किया, लेकिन रिसेंटमेंट खत्म नहीं हुआ। फिर आया 2011 अरब स्प्रिंग, जब पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। यमन भी बचा नहीं। लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह, जो 30 साल से पावर में था, उसे रिजाइन करना पड़ा। उसकी जगह अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी आया। ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन सिस्टम ऑलरेडी वीक था। आर्मी डिवाइडेड थी, इकोनॉमी कोलैप्स मोड में थी, करप्शन हाई था। यही से एक्चुअल ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ। यमन के नॉर्थ में एक मूवमेंट था, होतीज। उनका ऑफिशियल नाम अंसार अल्लाह है। ये ज़ैदी शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें इग्नोर कर रही है। उन्हें लगता था कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है और सऊदी बैक्ड रिलीजियस इन्फ्लुएंस उनकी लोकल आइडेंटिटी को वीकेन कर रहा है। 2000s में होतीज और गवर्नमेंट के बीच मल्टीपल क्लैशेस हुए, लेकिन 2014 टर्निंग पॉइंट बना। होतीज ने कैपिटल सना कैप्चर कर लिया। ये मूव सडन नहीं था, उन्होंने ग्रेजुअली अलायंसेस बनाए। आयरॉनिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट सालेह ने भी कुछ टाइम तक उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, क्योंकि उनका हादी से कन्फ्लिक्ट था। प्रेसिडेंट हादी को भागना पड़ा, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई और यमन ऑफिशियली सिविल वॉर में चला गया। एक साइड होतीज, दूसरी साइड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और भी कॉम्प्लेक्स थी। साउथ में अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक्टिव थे। अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला भी सिचुएशन का फायदा उठा रहा था, यानी यमन एक मल्टी लेयर्ड बैटलफील्ड बन चुका था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेयर पर। सऊदी अरेबिया को लगा कि होतीज पर ईरान का इन्फ्लुएंस है। ईरान ऑफिशियली डिनाई करता रहा डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट, वेपन सप्लाई और ट्रेनिंग के सिग्नल्स मिलते रहे। सऊदी अरेबिया के लिए यमन सिर्फ नेबर नहीं है, यमन उनके सदर्न बॉर्डर पर है। अगर वहां ईरान फ्रेंडली ग्रुप स्ट्रांग हो जाए तो सऊदी की सिक्योरिटी डायरेक्टली थ्रेटन होती है। इसलिए 2015 में सऊदी लेड कोएलिशन ने मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्ट की। एयर स्ट्राइक्स लॉन्च हुई, नेवल ब्लॉकेड इम्पोज हुआ। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, हादी गवर्नमेंट को वापस पावर में लाना है। लेकिन वॉर शॉर्ट नहीं रहा। सऊदी कोलिजन को क्विक विक्ट्री नहीं मिली। होतीज ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट किया। कुछ अटैक्स सऊदी टेरिटरी तक पहुंच गए। ये प्रॉक्सी वॉर बन चुका था। ईरान डायरेक्टली ग्राउंड पर नहीं था, लेकिन इन्फ्लुएंस का गेम क्लियरली विजिबल था। यमन मिडिल ईस्ट का चेसबोर्ड बन गया। वॉर लंबा चलता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगे, ब्रिजेस, रोड्स, हॉस्पिटल्स, पोर्ट्स सब इम्पैक्ट हुए। यमन ऑलरेडी मिडिल ईस्ट का पोरेस्ट कंट्री था, अब इंपोर्ट्स ब्लॉक होने लगे। यमन अपना ज्यादा फूड इंपोर्ट करता था। पोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगने से फूड सप्लाई रुक गई। मिलियंस लोग फेमाइन रिस्क में आ गए। कोलेरा आउटब्रेक हुआ। बच्चों की माल न्यूट्रिशन रेट डेंजरसली हाई हो गई। ये सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं था, ये सर्वाइवल क्राइसिस बन गया। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का एक और डायमेंशन था,
इंफॉर्मेशन फटीग। ग्लोबल ऑडियंसेस सीरिया और इराक जैसे कन्फ्लिक्ट्स पर फोकस कर रहे थे, जबकि यमन की ट्रेजेडी धीरे धीरे हेडलाइंस से गायब होने लगी। एड एजेंसीज ग्राउंड पर काम कर रही थी, लेकिन फंडिंग गैप बढ़ता गया। कई बार सीज फायर अनाउंसमेंट्स हुई, लेकिन ग्राउंड पर लोकल मिलिशियाज और फ्रेगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर की वजह से वायलेंस कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ। सिविलियंस को एक पैराडॉक्स फेस करना पड़ा। जब फाइटिंग इंटेंस होती थी तो डेंजर ऑब्वियस था, और जब फाइटिंग स्लो होती थी तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड और डिजीज साइलेंटली ज्यादा लोगों की जान लेने लगती थी। ये वॉर दिखाता है कि मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स सिर्फ बॉम्ब से नहीं, स्लो प्रेशर से भी लड़े जाते हैं। पोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस, फ्यूल शॉर्टेजेस और करेंसी कोलैप्स ने डेली लाइफ को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। अब एक और इम्पोर्टेंट लेयर समझते हैं। यमन की लोकेशन एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। यहीं से सूज कनाल के थ्रू यूरोप एशिया ट्रेड फ्लो होता है। ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स का सिग्निफिकेंट हिस्सा इसी रूट के पास होता है। अगर ये चोक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इंश्योरेंस रेट्स इंक्रीज होते हैं, ऑयल प्राइसेस वोलाटाइल हो जाते हैं। हूतीज ने कई बार रेड सी शिपिंग लेन्स टारगेट किए, इसलिए अमेरिका और यूरोपियन नाइव्स को मैरीटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ी। यानी कि एक इंटरनल सिविल वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं है, ये ट्रेड और डायस्पोरा रीजन भी है। इंडिया का मेजर एनर्जी इंपोर्ट गल्फ से आता है। शिपिंग रूट्स यमन के पास से गुजरते हैं। अगर बाब अल मंदेब डिस्टर्ब होता है तो इंडिया का ट्रेड कॉस्ट बढ़ता है। 2015 में इंडिया ने ऑपरेशन राहत लॉन्च किया। थाउजेंड्स इंडियन सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट किया गया। ये ऑपरेशन इंडिया के डिप्लोमेटिक और नेवल कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल बना। यमन क्राइसिस ने इंडिया को ये रिमाइंडर दिया कि वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए इंडिया बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। सऊदी से भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग, ईरान से भी डायलॉग मेंटेन, न्यूट्रल बट स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। आज भी यमन फुल्ली स्टेबल नहीं हुआ। कुछ टेम्पोररी सीज फायर आए, यूएन लीड पीस टॉक्स भी हुए। कुछ एरियाज में फाइटिंग कम हुई, लेकिन कंट्री फ्रेगमेंटेड है। नॉर्थ पर हूतीज का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, साउथ में अलग पॉलिटिकल काउंसिल एक्टिव है, गवर्नमेंट एग्जाइल में ऑपरेट करती रही, ट्रस्ट डेफिसिट डीप है और एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस अभी भी खत्म नहीं हुआ। वॉर इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन अभी भी फ्रेजाइल है। साथ ही इकोनॉमिक कोलैप्स ने सिचुएशन और टफ बना दी है। करेंसी वीक हो चुकी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, एक पूरी जनरेशन अनसर्टेनिटी में ग्रो हो रही है। ये लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स का बेस बन सकती है। यमन सिविल वॉर हमें एक क्लियर लेसन देता है। जब इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सटर्नल रीजनल राइवलरी से मिलती है तो कन्फ्लिक्ट लॉन्ग टर्म ट्रैप बन जाता है। ये सिर्फ सुन्नी वर्सेस शिया का इशू नहीं, ये सिर्फ सऊदी वर्सेस ईरान का इशू नहीं, ये पावर वैक्यूम का इशू है। जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाते हैं तो लोकल ग्रीवियंसेस और फॉरेन इंटरेस्ट एक डेंजरस मिक्स बना देते हैं। यमन हमें दिखाता है कि ज्योग्राफी डेंसिटी बन सकती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ब्लेसिंग भी हो सकती है और कर्ज भी। जब ग्लोबल पावर्स चेस खेलते हैं तो बोर्ड पर पीसेस सिर्फ लीडर्स नहीं होते, आम लोग भी होते हैं और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस वही करते हैं। यमन का कन्फ्लिक्ट शायद हेडलाइंस में कम आए, लेकिन इसका इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी पर लॉन्ग टर्म रहेगा। और जब तक इंटरनल रिकंसिलिएशन और एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट दोनों साथ नहीं आते, तब तक शांति फ्रेजाइल ही रहेगी। यमन की कहानी सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का रियल फेस है। पावर, फियर, सिक्योरिटी और सर्वाइवल का कॉम्प्लेक्स मिक्स। और सबसे बड़ा लेसन, वॉर शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना सबसे मुश्किल।